हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित है और आज हम क्लास 12 का पहला चैप्टर जो कि रिलेशन एंड फंक्शन है वो शुरू करेंगे। हालांकि यही चैप्टर क्लास 11th में भी है, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक्स ऐड ऑन करने पर ये हमें 12th में ही मिलता है। इस सीरीज में हम अभी पहला लेक्चर है, इसलिए हम सबसे पहले इसमें कुछ टॉपिक जो कि क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़े थे उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर धीरे धीरे क्लास 12th के लिए प्रोसीड करेंगे। ये चैप्टर अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 नंबर का है जो कि बोर्ड एग्जाम में आता है। 5 नंबर का अगर ये आएगा तो इसका एक क्वेश्चन आता है जो कि डायरेक्ट 5 नंबर का ही है। उसमें आता क्या है कि या तो हमें टाइप ऑफ रिलेशन प्रूव करने के लिए आएगा या फिर हमें टाइप्स ऑफ फंक्शन प्रूव करने के लिए आएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर में इसमें कहीं से भी आ सकता है। लास्ट में 3 टॉपिक्स हमने लिखे हैं, कंपोजिशन, इन्वर्टिबल और बाइनरी ऑपरेशन। ये तीनों के तीनों अब सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम इन तीनों को फॉर द टाइम बिंग छोड़ के चलेंगे और जो टॉपिक्स हमारे काम के हैं, जो बोर्ड में आने वाले हैं 2025 के एग्जाम में, हम उनको डिस्कस करेंगे। हमारा जो ज्यादा टारगेट है वो टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे रहेगा, क्योंकि यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे रहेगा, क्योंकि यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। जो बीच के जो इसमें ये हैं, जैसे कि जो क्लास 11th के जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम रिलेशंस के बारे में और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने 11th में पहले डिस्कशन किया भी है, वहां से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, या फिर वो आगे के जो एग्जाम्स हैं लाइक CUET या NDA, उनमें भी काफी हेल्प करते हैं। तो आज हम सबसे पहले सेट्स से शुरू करेंगे। सेट्स में 1-2 ही चीजें, हालांकि वैसे तो काफी बड़ा चैप्टर है सेट्स, वेन डायग्राम वगैरह भी है, बट हम लोग सिर्फ उतनी सी नॉलेज लेंगे जितना हमारे काम के लिए है आज के लिए। आज का हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ क्लास 11th में जो रिलेशन हमने पढ़ा है उसको डिस्कस करना है, और अगर उससे रिलेटेड जो कि हम क्लास 12 में हम रिलेशंस पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सेट्स। देखिए सेट्स का क्या मतलब है, वैसे तो कुछ इसमें ऐसा समझाने वाला इतना नहीं है, हालांकि क्योंकि 11th में आप सबने पढ़ा है और मैं एज्यूम करके चलूंगा कि आप लोग 12th में हैं, तो ये एक 11th के बच्चे के लिए लेक्चर नहीं है, तो इसमें हम एज अ क्विकली से रिवाइज कर रहे हैं। सेट कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं, जिसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, A set is a collection of well defined objects। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसमें कि हम लेट से A, B, C इस तरीके से हम एलिमेंट्स लिखते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ सेट्स में पढ़ा है, जो कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते हैं सेट्स को। हालांकि अभी के लिए जो मैंने लिखा है वो एक रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि सेट्स क्या होते हैं। सेट्स वो होते हैं जो कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स कह लीजिए, एलिमेंट्स कह लीजिए, मेंबर्स कह लीजिए, सारी बातें सेम ही हैं। अभी के लिए हम ऑब्जेक्ट्स वर्ड का यूज करेंगे, सारी कुछ भी बोल सकते हैं हम। इसके बाद हमने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स या फिर सबसेट्स, इस तरीके के प्रॉपर सबसेट्स, पावर सेट्स, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। हालांकि मैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करूंगा जो रिलेशन से काम के हैं। ये हमने सेट बोला, इसको हम बोलते हैं कि ये एक सेट है जो कि उसका नाम है अलग ही, और ये जो A, B, C ये जो है सारे के सारे ये कहलाते हैं ऑब्जेक्ट्स, या फिर इनको आप मेंबर्स भी अगर कहें तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। इनको मेंबर्स भी बोल सकते हैं, और ये फैमिली का नाम हुआ और ये फैमिली के मेंबर्स हुए। इस तरीके से हम इसको इमेजिन करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा हमें। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो सेट्स नहीं होते हैं, लाइक हमने बोला लाइक स्मार्ट पीपल इन द वर्ल्ड, इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं वहां पर हम बता नहीं सकते हैं कि स्मार्ट कौन है कौन नहीं है, और इसकी डेफिनेशन खुद में एक एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए ऐसे सेट्स नहीं कहलाएंगे। सेट से वही कहलाएंगे जो वेल डिफाइंड होंगे बस। अब हमारे पास है सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं, हालांकि सबसेट्स निकालना भी 11th में सीखा हुआ है। जैसे कि एक हमारे पास A सेट है, लेट्स से इसमें 2 एलिमेंट्स हैं A एंड B, इसके अंदर से हम सबसेट्स निकालते हैं। जैसे कि एक हम बोलते हैं सबसे पहले, लेट्स से मैं S1 नाम से सबसेट बोल रहा हूँ, हमने बोला S1 5 क्योंकि सबका सबसेट होता है। ये सारी चीजें 11th में पढ़ी हैं। लेट्स से मैंने एक और सबसेट बोला, लेट्स से A, इसी तरीके से S3 एक और बोला B, एंड एट लास्ट लेट्स से AB। ये 4 हमने इसके सबसेट लिखे हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट्स होते तो यहाँ पर 8 सबसेट्स बन जाते। इसका क्योंकि हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ अभी के लिए, जो कि है 2 to the power n, and where n is nothing but the number of elements in the set, or you can say the cardinality of set। कार्डिनैलिटी का मतलब भी वही होता है, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ऑफ एनी सेट लेट्स से। सो द फॉर्मूला इज 2 to the power n। यहां से हम डायरेक्टली ये चीज फेच कर सकते हैं।
अब जो ये बेसिक चीजें हैं, ये दोनों सेट्स क्या होते हैं और सबसेट्स क्या होते हैं, इन दोनों के बाद अब हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले रिलेशन समझने के लिए हमको ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट इनके बारे में पढ़ना पड़ता है। आप इसको इस तरीके से इमेजिन करिए, हालांकि बहुत सिंपल है। हमने बोला एक सेट है ए, लेट्स से जिसमें दो मेंबर्स हैं ए एंड बी। अगर एग्जांपल से समझेंगे तो हमारे को ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। एंड लेट्स से अनदर सेट बी जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, लेट्स से 1 and 2, दो एलिमेंट्स हैं। ये हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। हम इसमें और एलिमेंट्स बढ़ा सकते हैं। इसकी कार्डिनैलिटी 2 है और इसकी कार्डिनैलिटी भी 2 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 2 है दोनों में। नाउ इन दोनों में जब हम रिलेशन की बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप रिलेशन शब्द बोलते हैं तो रिलेशन को बोलते हैं हम, मतलब हिंदी में संबंध। रिलेशन को हिंदी में संबंध बोलते हैं। संबंध के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ती हैं। यहाँ पर भी हमें ए और बी, 1 और 2, हमारे पास टोटल 4 कैंडिडेट्स, 4 मेंबर्स हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि इनके बीच में किस तरीके से रिलेशन बन सकता है। जब रिलेशन बनेगा तो छोटी सी बात है, वो इस तरीके से कपल्स के उसमें दिखाई देंगे। इस कपल को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। आप इसको स्लैंग लैंग्वेज में कपल भी बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ये कपल है जहां पर कि बी और ए, बी रेंज कहलाता है, ए डोमेन कहलाता है। ये सारी चीजें भी पढ़ी हुई हैं, इनको हम आगे भी डिस्कस अभी करेंगे। तो द पॉइंट इज कि जब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन बना रहे होंगे, इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये 2 फैमिलीज हैं। बहुत आसान है इमेजिन करना। ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है, ये दोनों फैमिलीज हैं, ये इनके मेंबर्स हैं। इनके बीच में किस किस तरीकों के रिलेशन हो सकते हैं? हो सकता है लेट्स से ये दोनों बॉयज हैं, इसको ऐसे इमेजिन करिए, और ये दोनों गर्ल्स हैं। तो हो सकता है कि ए जो है वो 1 का भाई हो, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि लड़का ये लड़की है तो ए 1 का भाई हो सकता है। हो सकता है ए 2 का हस्बैंड हो, ये भी पॉसिबल है। तो इस तरीके के जो रिलेशंस हैं, हम किस तरीके से लिख सकते हैं? अल्टीमेटली वी कैन से ए 1 का कुछ लग सकता है, ए 2 का कुछ लग सकता है, सिमिलरली बी 1 का कुछ लग सकता है, एंड बी 2 का कुछ लग सकता है। इससे ज्यादा और संभावनाएं नहीं है इसमें। ए 1 के साथ ए 2 के साथ, बी 1 के साथ बी 2 के साथ, ये हमने चारों लिख दिए। इसी को बोलते हैं ए क्रॉस बी। और जो ये 4 हमने लिखे हैं, दीज आर नोन एज द ऑर्डर्ड पेयर्स और द कपल्स। बहुत सिंपल लैंग्वेज में है ये। अभी फॉर द टाइमिंग मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा है। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए ऑर्डर्ड पेयर उसे बोलते हैं जो आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, जहां पर कि एक एलिमेंट पहले वाले सेट का होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट का होगा। अनटिल अनलेस आप दोनों के दोनों सेम सेट ना ले लें। तो आपने अगर दोनों ही सेम सेट ले लिए, फिर तो दोनों एलिमेंट सेम ही सेट के आ जाएंगे। नाउ अब इसके बाद एक एग्जांपल हम देखते हैं, जिसमें कि ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये इस ऑर्डर्ड पेयर के सिर्फ तभी बराबर हो सकते हैं जब इसका पहला एलिमेंट इसके बराबर होगा और इसका पहला एलिमेंट इसके बराबर होगा। ये सारे 11th के क्वेश्चन है, आज सारा टॉपिक 11th का ही है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? हियर x + 3 + 1 आई मीन x/3 = 5/3 एंड y - 2/3 = 1/3। ये सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन है कि एक ऑर्डर्ड पेयर, एक कपल दूसरे कपल के बराबर कब होता है? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होते हैं। ये बस इतनी सी बात है। सो यहाँ पर x + x/3 एलसीएम यहीं पर ही ले लेते हैं, 5/3। सो x = 2 एंड हेयर y = 1/3 + 2/3। सो y = 1। ये लीजिए। बस आपको इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड आता है तो इस तरीके से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो कि आपको रोस्टर फॉर्म में हालांकि लिखना है इसको, जिसमें कि हमें एक ये चीज, एक ये चीज, फिर एक ये साइन सच दैट, और एलिमेंट्स कहां से आ रहे हैं ये चीज। हमें इसमें लिखा है कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करिए एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। मतलब सिंपल सी बात है, ये सेट बिल्डर में दिया हुआ है, आपको इसे रोस्टर में लिखना है। ये 11 तो पढ़ी हुई है, इसलिए इनको समझाने का कोई सेंस बना नहीं। ये आपके सामने की एक्सप्रेशन है जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, आपको इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है।
तो किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है। आप सिर्फ होल नंबर पिक कर सकते हैं दोनों के लिए, एक्स के लिए भी वाई के लिए भी। इस सेट में इस तरीके के कपल्स आएंगे जो इस वाली कंडीशन को फुलफिल करते हो, इतनी सी बात है। इस रिलेशन में, आई मीन रिलेशन कहिए, अभी के लिए सेट कहिए, कुछ भी कहिए, इसमें वो कपल्स आएंगे जो इस वाली कंडीशन को फुलफिल करते होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 को। अब अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25, वन कैन इमेजिन कि मैं x की वैल्यूज को चेंज करता रहता हूं और देखता रहता हूं कि 25 कब बन रहा है। सबसे सिंपल तरीका है। हालांकि दूसरा तरीका अगर हम इमेजिन करें, सो आई कैन राइट लाइक दिस, सो y इज इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वही स्ट्रेटेजी है तो 9-10 में बच्चे यूज करते हैं, y को एक तरफ रखना, बाकी सबको दूसरी तरफ लेकर जाना है। अब x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो हम इमेजिन कर सकते हैं। x के पॉसिबल वैल्यू जो हो सकती है, सबसे छोटी होल नंबर है तो 0 भी हम रख सकते हैं, 0 तब भी ठीक है। तो y की वैल्यूज कितनी आएंगी, अगर यहाँ 0 रखा तो 25 5 हो जाएगा। फिर x को अगर मैंने 1 रखा, क्योंकि 1 भी एक होल नंबर है, तो y उस हिसाब से अंडर रूट 24 बनेगा। सिंस ये एक होल नंबर नहीं है इसलिए 1 को नहीं रख सकते। फिर इसी तरीके से आप 2 को इमेजिन करिए, 3 को इमेजिन करिए। लाइक 2 को इमेजिन करेंगे तो 21 आएगा, वो भी नहीं रख सकते हैं। 3 को रखेंगे, अगर x 3 हुआ तो 9 आया, जिससे 16 और 4 बनेगा, ये लीजिए, ये भी ठीक है। फिर हम 4 को रखते हैं, 4 से 16 तो 3 बन जाएगा, एंड फिर हम 5 रखेंगे तो अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। सो 0 के साथ जिसने रिलेशन बनाया, 0 के साथ जो कपल बना है, जो ऑर्डर्ड पेयर बना है, वो 5 है। इसमें यही लिखा है कि पहले x आना चाहिए, फिर y आना चाहिए, फिर 3, 4, 4, 3 एंड 5, 0। ये लीजिए, बहुत सिंपल है। इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स आए हैं। इसका मतलब इस पर्टिकुलर सेट या रिलेशन की जो कार्डिनैलिटी है वो 4 है। तो अगर यहाँ पर इंटीजर या फिर कुछ और होता, लाइक अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर होता तो यहाँ पर जो कंडीशन है फिर ये दोनों भी हटाने पड़ते, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे इंटीजर होता तो फिर यहाँ पे माइनस वाले भी एड ऑन करने पड़ जाते इसमें। तो बेसिकली डिपेंड करता है एलिमेंट्स आप कहाँ से पिक कर रहे हैं, उस हिसाब से भी इसमें काफी सारे चेंजेस हो सकते हैं आंसर में। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। हालांकि इसके बारे में हमने अभी अभी देखा भी था, बहुत सिंपल टॉपिक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को a क्रॉस b से डिनोट करते हैं। इसमें वो कपल्स आने चाहिए, वो एलिमेंट्स आने चाहिए जो कि पहला एलिमेंट पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा और जो दूसरे वाला एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट से बिलोंग करेगा। ये लीजिए, यहाँ पर a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b, इस तरीके से। यही चीज अभी हमने पीछे भी देखी थी। यहाँ पे a जो है वो पहले वाले सेट से आएगा और जो दूसरे वाला है वो दूसरे वाले सेट से आएगा, अनटिल अनलेस यहाँ पर a क्रॉस a ना लिखा हो। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। वैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ही क्यों बोलते हैं, हो सकता है कि ये कार्टेशियन प्लेन पर आता है। लाइक हमने एक सेट में एलिमेंट्स माने लेट्स से 1 2 और एक सेट में हमने एलिमेंट्स बोले 3 4, तो अगर मैं 1 और 2 यहाँ पे रखूँ और बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं यहाँ पर अगर इमेजिन करूँ और ये सोचूं कि ये कार्टेशियन प्लेन है, तो 1 वाला 3 के पास भी जा सकता है और 1 वाला 4 के पास भी जा सकता है एज अ एलिमेंट्स। आई मीन जब हम इनको एज अ कोऑर्डिनेट्स देखें या फिर एज अ ऑर्डर्ड पेयर देखें तो 1 3 बन सकता है, 1 4 बन सकता है, 2 3 बन सकता है, 2 4। इस तरीके से देखेंगे तब भी 4 ही पॉसिबिलिटी आएंगी, 1 3 1 4 2 3 2 4। कैसे भी आप नोटिस करेंगे 4 ही पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब एक चीज है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, हालांकि वो चीज यहाँ पर लिखी हुई है, एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे। एन ए क्रॉस बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, वो उतने ही होंगे जितने एन ए क्रॉस एन बी होंगे। एन ए कितना है फॉर द टाइमिंग, लेट्स से इस एग्जांपल के हिसाब से, फ्रॉम एन एग्जांपल, एन ए की वैल्यू 2 है और एन बी की वैल्यू 2 है, तो एन ए क्रॉस बी में आएंगे टोटल 4 एलिमेंट्स। बहुत सिंपल है ये। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करिए, डायरेक्टली आ जाएंगे एलिमेंट्स। ओके, सो नाउ अब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट और जो इससे पहले की चीजें लाइक सेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, वो सब पढ़ लिया है।
तो अब हम लोग बिल्कुल रेडी हैं रिलेशंस को समझने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास रिलेशन में है वो है इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है रिलेशंस की, डायरेक्ट है। रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बस इतनी सी बात है कि आप ए क्रॉस बी, आपके पास एक सेट होगा ए, ये आपको पता होगा इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। एक सेट होगा बी, ये भी आपको पता होगा कितने एलिमेंट्स हैं। ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे और कौन कौन से आएंगे आपको ये भी पता होगा। इसके जो सबसेट्स हैं, क्योंकि हमने अभी सबसे पहले इनके तो सबसेट निकालने सीखे थे, जो ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे वो सारे के सारे सबसेट्स, अब आप उन्हें चाहे सबसेट 1 सबसेट 2 इस तरीके से बोलिए, या फिर आप उन्हें रिलेशन 1 रिलेशन 2 इस तरीके से बोलिए, दोनों बातें सेम ही है। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, मान लीजिए ए सेट में आपके पास वही अगेन 1 और 2 था, और बी सेट में आपके पास ए और बी 2 एलिमेंट्स हैं। हमने कहा ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, टोटल 4 एलिमेंट्स आएंगे, जो कि हैं 1A 1B 2A एंड 2B। हमने इस तरीके से चारों एलिमेंट्स लिख लिए। अब आप सोचिए कि अगर मैं इसके सबसेट्स निकालूंगा तो मेरे पास ज़्यादा आसान रहेगा रिलेशंस को पता करना एज कंपैरेटिवली अगर मैं ये ना निकालूं लेट से, और मैं ऐसे ही सोचने बैठता रहूं तो थोड़ा सा टफ होगा। क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स बन सकते हैं, बस ये सोचिए ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे। ए क्रॉस बी के उतने ही सबसेट्स होंगे जो कि 2 की पावर n होगा। यहां पर n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट में कितने हैं। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 4, इसका मतलब 2 की पावर 4, इसका मतलब 16 सबसेट्स निकलेंगे इसके अंदर से। इसका मतलब 16 रिलेशंस बनने चाहिए। और अगर आप सिर्फ ये इमेजिन करते रहें और इनसे आप 16 बनाने लग जाएं तो थोड़ा सा टिपिकल होगा। हो सकता है 16 तो बन भी जाएं, बट अगर एक भी एलिमेंट यहाँ पे बढ़ा तो पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, फिर वो और ज़्यादा टफ हो जाएगा। इसीलिए अगर आप नोटिस करेंगे तो पहले हमने ये बना लिया है, और अब सबसेट अगर हम निकालने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि सबसे पहले हमने जो सबसेट निकाला, लेट से रिलेशन 1 में उसका नाम दे रहा हूँ, तो आप सबसे पहले 1A लिख लीजिए, बस ये लीजिए, ये सबसे पहला एलिमेंट आ गया हमारे पास। इसी तरीके से आप अगला ये इस तरीके से आप सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए। तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, ये टोटल हो जाएंगे R16 तक। ये टोटल 16 सबसेट्स बन जाएंगे जिनको हम 16 रिलेशंस के नाम से जानेंगे। अब इन सबसेट्स को हम रिलेशन क्यों कह रहे हैं वो समझना भी कोई इतना टफ नहीं है। अगर आप देखें तो 1 वाला ए के पास जा सकता है, 1 वाला बी के पास जा सकता है, 2 वाला ए के पास जा सकता है, 2 वाला बी के पास जा सकता है। ये सब के सब एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, ये तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि 1 और 2 ए और बी, ये एरो डायग्राम है, 1 वाला ए के पास चले जाए और 2 वाला कहीं जाए ही ना। हो सकता है जो 1 है वो ए का हस्बैंड हो और 2B का कुछ भी ना लगता हो, और 2A का भी कुछ ना लगता हो, 1B का भी कुछ ना लगता हो, ये भी तो पॉसिबिलिटीज है। तो इस तरीके से अगर आप इमेजिन करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ऐसे हम 16 सबसेट्स या रिलेशंस लिख सकते हैं। अब इन 16 में 2 जो है वो काफ़ी फेमस हैं, R15 एंड R16। मतलब आप इनको कुछ भी बोल सकते हैं, 1 2 बोल लो, चाहे कोई भी बोल लो। जो 14 है वो तो यहाँ से निकल जाएंगे, और जो 2 बचे वो कौन कौन होंगे, एक होगा खाली जिसे एम्प्टी सेट बोलेंगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 और ए और बी जानते ही ना हो एक दूसरे को, अनजान रिलेशन जिसे हम कहेंगे। और R16 जिसमें हर कोई हर किसी का कुछ ना कुछ लगता हो, बहुत ज़्यादा जाने वाला रिलेशन। इस तरीके से हम इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब ए क्रॉस बी ही आ जाएगा। तो ये दोनों तो आप मान के चलिए कि ये दोनों तो सब में ही आएंगे, उसके बाद के जो है वो चलते रहेंगे। तो पहले इस फॉर्मूले से हम ये फैच करेंगे कि कितने सबसेट्स बनने वाले, और फिर उसके बाद हम सबको लाइन बाय लाइन लिखते रहेंगे। बहुत सिंपल चीज़ है ये। ना इसके बाद उसी के रिगार्डिंग में कुछ फॉर्मूले हमारे पास जो कि हमने पीछे भी लिखा, जिसमें सबसे पहला है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना है। ए क्रॉस बी में सबसे पहले हमें एलिमेंट्स पता होने चाहिए कितने। ए क्रॉस बी में हमारे पास एन ए इंटू एन बी इतने एलिमेंट्स हैं। ए क्रॉस बी में हमारे पास एन ए क्रॉस एन बी एलिमेंट्स हैं। मान लीजिए ये कोई ना कोई नंबर तो होगा ही, तो वी कैन से इसमें कितने सबसेट्स होंगे, इसमें इतने सबसेट्स होंगे जो 2 की पावर
एन ए क्रॉस एन बी होंगे। सबसे सिंपल है ये। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट्स का फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं उतना। सिंपल। अब इसको कोई p क्रॉस q कहिए, m क्रॉस n कहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब बातें सेम ही है। नाउ अब दूसरा है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे a से b पे। a से b पे जो रिलेशंस होते हैं उन्हीं को हम सबसेट्स कहते हैं a क्रॉस b के। मतलब a से b पे कितने रिलेशंस बनेंगे, ये उतने ही होंगे जितने a क्रॉस b के सबसेट्स होंगे। अब चाहे आप a क्रॉस b के सबसेट्स कह लीजिए, चाहे आप a टू b रिलेशंस कह लीजिए, बात सेम ही है। तो इसका फॉर्मूला भी कितना हो जाएगा, एन ए क्रॉस एन बी 2 की पावर में। नाउ एट लास्ट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना होगा। पावर सेट का क्या मतलब होता है, ये भी 11th का टॉपिक है। पावर सेट का मतलब होता है इट इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द सबसेट्स। पावर सेट वो होता है जिसके अंदर सारे के सारे सबसेट्स हों। जब हमने सारे के सारे सबसेट्स लिख ही लिए a क्रॉस b के, जो कि हम लिख सकते हैं आराम से, तो उन्हीं को किसी सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 की पावर एन ए क्रॉस एन बी। ये जो सारे के सारे जो सबसेट्स आए थे यहाँ से कहीं से भी कहिए, आप उन सबको अगर एक सेट में लिखेंगे तो उतने ही तो एलिमेंट्स होंगे। सो बेसिकली ये तीनों चीजें जो हैं वो सेम ही है, बस जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। नाउ वी हैव द डोमेन ऑफ अ रिलेशन। डोमेन, रेंज, ये सारे टॉपिक भी 11th क्लास में रिलेशन चैप्टर में भी थे। हालांकि ये अभी दोबारा से हम एक बार डिस्कशन कर रहे हैं। लेट्स से हमारे पास 2 सेट्स हैं। ये अभी मैं एरो डायग्राम से बता रहा हूँ, हो सकता है इससे समझना ज़्यादा आसान हो। हमारे पास अभी 2 सेट्स हैं A एंड B। A में कुछ एलिमेंट्स हैं, लेट्स से A B C, इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स चलेंगे। इसमें भी कुछ एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 इस तरीके से। इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे, आई रिपीट वंस अगेन, डोमेन का मतलब है, आई एम सॉरी, डोमेन का मतलब है जो पहले वाले सेट के जो एलिमेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे वो कहलाते हैं डोमेन के एलिमेंट्स। मतलब A में से हो सकता है A या B पार्टिसिपेट करे, हो सकता है A या C पार्टिसिपेट करे, हो सकता है कि ये सारे ही पार्टिसिपेट करने लग जाएं। जो पार्टिसिपेट करेंगे फर्स्ट सेट में से वो कहलाएंगे एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। तो द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ R। मतलब डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन ने ये इस तरीके से एज्यूम करा है, मान लीजिए एक रिलेशन है R जिसमें कि लिखा है 1 2 3 4 इस तरीके से कोई लिखा है। जो कॉमा से पहले वाले हैं 1 2, ये जो है ये कहलाएंगे डोमेन के एलिमेंट्स। डोमेन ये सारे के सारे जिस सेट में लिखे जाएंगे वो कहलाएगा डोमेन। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, हो सकता है कि आपको एक बड़ा सा सेट दे दिया जाए, उसमें से कुछ एलिमेंट्स ही हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हो। जो पार्टिसिपेट करेंगे सिर्फ वही डोमेन के एलिमेंट्स कहलाएंगे। हालांकि इसको फंक्शंस में हम बोलते हैं, जब डेफिनेशन फंक्शंस की आएगी तो उसमें हर एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा होता है, इसलिए पहला सेट पूरा का पूरा क्या बन जाता है, द सेट ऑफ डोमेन बन जाता है। इसलिए वहां पर कोई टेंशन नहीं है। बट इन द रिलेशंस या तो ये कहिए कि जो कॉमा से पहले वाले हैं वो डोमेन के एलिमेंट्स हैं, या फिर जो यहां से पार्टिसिपेट करेंगे सिर्फ वो डोमेन के एलिमेंट्स हैं। नाउ इस सेट में से, मतलब जो सेकंड सेट है, जो कॉमा के बाद वाले हैं, ये सारे के सारे जाएंगे किसमें, रेंज में। ये सारे के सारे रेंज के एलिमेंट्स हैं। अगेन सेम चीज है, हो सकता है कि A 1 पर चला जाए, हो सकता है B 2 पर चला जाए, हो सकता है C 4 पे चला जाए, इस तरीके से। 3 तो मिस हो गया इसमें से। जो पार्टिसिपेट यहां से करेगा वो जाएगा रेंज में, जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो बाय डिफॉल्ट यहां तो रहेगा ही। तो ये पूरा का पूरा सेट कहलाएगा कोडोमेन का सेट। ये चीज आगे भी डिस्कशन करनी है हमें। तो फॉर द टाइम बिंग डोमेन था, डोमेन का मतलब है कि जो पहले सेट में से पार्टिसिपेट करेंगे वो, या फिर अगर आप रोस्टर फॉर्म में देख रहे हैं तो जो कॉमा से पहले वाले हैं वो बाय डिफॉल्ट डोमेन के एलिमेंट्स कहलाते हैं। नाउ रेंज क्या होता है, रेंज में हमारे पास लेट्स से कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से, और यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट्स हैं A B C। हालांकि हमने पीछे भी इसको डिस्कस किया। अभी यहाँ पे जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे, लाइक 1 A के पास चला गया, 2 B के पास चला गया, 3 यहाँ पे लेट्स से D के पास चला गया, इसमें अभी C फिर भी छूट गया है। जो एलिमेंट यहाँ पर छूट जाएगा उसको तो रहने दीजिए, वो तो कोडोमेन में जाएगा, आगे देखेंगे। बट जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे लाइक A B D, ये सारे के सारे किस में जाएंगे, रेंज में। A B D
इस तरीके से। अगर यहाँ से और पार्टिसिपेशन आएगा तो वो रेंज में जाते रहेंगे, जो यहाँ से पार्टिसिपेट करेंगे वो डोमेन में जाते रहेंगे। एंड बाय डिफॉल्ट जो तीसरा सेट बनेगा वो अपने आप ही क्या बनेगा, तीसरा सेट कह रहा हूँ, आई मीन जो दूसरा सेट बनेगा, नो मैटर इसमें से कोई पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ये सेट हमेशा हमेशा क्या कहलाएगा, को डोमेन ही कहलाएगा। पहले सेट डोमेन, दूसरा सेट को डोमेन, जो दूसरे सेट में से पार्टिसिपेट करे वो रेंज। तीन चीजें हैं बस, ये याद रखेंगे। नाउ अब हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन एक रिलेशन का रोस्टर या सेट बिल्डर फॉर्म में। यही सेम चीज 11th क्लास की पहली दूसरी एक्सरसाइज में भी है, बट यहां पर और वहां पर क्या डिफरेंस है, बस यहां पर हम ऑर्डर्ड पेयर मतलब कपल्स लिख रहे हैं, रिलेशन को आर से डिनोट कर रहे हैं। वहां पर भी समहाउ ऐसा ही क्वेश्चन होता था, बस क्वेश्चन ऐसा होता था कुछ कि ए एक सेट है जहां पे कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5 लिखिए, कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते थे वहां पर। यहाँ पर भी सेम ही है, बस यहाँ पे कपल है वहां पर सिंगल हुआ करते थे, इतनी बात है, जबकि हर चीज सेम है। लाइक हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अच्छा अभी के लिए जो ये लिखा हुआ है ये रोस्टर फॉर्म नहीं है, ये कौन सी फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है ताकि हम इसको कन्वर्ट करके रोस्टर फॉर्म में लिख सकें। तो रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें हम इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें हम इंग्लिश में इस तरीके से स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो क्या कंडीशन है, x एंड y आर इंटीजर्स, मतलब x और y दोनों के दोनों z में बिलोंग करेंगे, एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 4, मतलब x और y को मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए। तो आप इमेजिन करिए कि ऐसे दो इंटीजर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा हो। अब आप डायरेक्टली भी इमेजिन कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी चीज नहीं है, बट अगेन हम फिर से वही रूल अपनाएंगे कि y इक्वल टू 4 अपॉन एक्स अगर लिखेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा पड़ेगा। फिर हम इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पर x का पूरा एक टेबल टाइप का बना के x y, x में क्या क्या रखें, लाइक हमने सबसे पहले x में पहला इंटीजर रखा, 0 तो रख सकते हैं बट फ्रैक्शन है इसलिए नहीं रख सकते हैं, बट इंटीजर तो है। इसी तरीके से हम सबसे पहले लेट से रखते हैं -4, सबसे पहले यहां से शुरू करता हूं। अगर x -4 है तो y -1 आएगा। x थोड़ा और आगे बढ़ाइए, लाइक -3 रखेंगे तो फिर जो अल्टीमेट जो y आएगा वो इंटीजर नहीं आ पाएगा, 4/-3 आंसर आएगा, लेकिन बोला है कि y भी इंटीजर ही होना चाहिए, तो -2 रख सकते हैं जिससे कि आंसर -2 बनेगा। फिर 1 नहीं रख सकते हैं, -1 नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते, फिर 2 रख सकते हैं तो 2 पे 2 आ जाएगा, एंड 4 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इसमें कौन कौन आ जाएगा, -4 पे -1, -2 पे -2, 2 पे 2 एंड 4 पे 1। सो ये रहे 4 एलिमेंट जो इसमें आ रहे हैं। तो बेसिकली आपको बस इतनी सी बात है कि सेट बिल्डर से रोस्टर और रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना आना चाहिए, नो मैटर कि वो रिलेशंस में है या वो सेट्स में है, इतना आना चाहिए। क्योंकि जब बोर्ड में जब यही क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन है जो बोर्ड में आएंगे, 5 नंबर में भी हो सकता है आ जाए, पूछा जाए बताइए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या नहीं है, क्वेश्चन यही रहेंगे। बस हम अभी ऑर्डर्ड पेयर में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कल ज्यादा एलिमेंट्स हो तब थोड़ा सा और टिपिकल हो जाए, ज्यादा और कुछ नहीं है, क्वेश्चन इसी टाइप के ही हैं इस पूरी क्लास में। इसके बाद है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म वही है जो हमने पीछे देखा, मतलब मैं वापस एक बार लिख देता हूँ, लेट्स से ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 7 लेट्स से। जब इस तरीके की हम चीजें लिखेंगे तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम इंग्लिश में या फिर इस तरीके से मैथमेटिकल नोटेशंस में लिखते हैं, रादर देन कि हम इस तरीके से उन्हें बाइफरकेट करके एलिमेंट्स को लिखें। तो इस तरीके की जो फॉर्म है वो कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम भी जैसे रोस्टर है, सेट बिल्डर है, उसी की तरीके से है, हालांकि थोड़ा ज्यादा अच्छा तरीका है रिप्रेजेंट करने का जब डोमेन और रेंज इन सब की बातें आती हैं। इसमें बोला है एरो डायग्राम बनाइए, 2 सेट्स हमें बुक वाले ने दिए हैं ए एंड बी, और हमें यह बोला है इस रिलेशन के अंतर्गत आपको एस्टेब्लिशमेंट करना है। तो हमने सिंपल एक डोमेन का बनाया और एक हमने को डोमेन का सेट बनाया, इसका नाम हमने ए दिया और इसका नाम हमने बी दिया, और हमें बोला है इस लेस देन,
तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैसे, फ्रॉम ए टू बी है। 1 इज लेस देन 1, क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। 1 से लेस नहीं होता है, 1 के बराबर होता है, इसलिए 1 के पास नहीं जाएगा। क्या 1 4 से छोटा है? बिल्कुल। 1 इज लेस देन 4, तो 4 के पास चला जाएगा। क्या 1 5 के पास जा सकता है? बिल्कुल, 1 5 से भी छोटा है। फिर 2 इज लेस देन 1, क्या 2 1 से छोटा है? नहीं है, इसलिए छोड़ देंगे। 2 1 के पास नहीं जा सकता है, इसलिए इसको इरेज कर देते हैं, लिखने से तो क्या फायदा। ये लीजिए, सो 2 जाएगा 4 के पास, क्योंकि 2 4 से छोटा है, 2 5 से भी छोटा है, इन दोनों के पास जा सकता है। फिर सिमिलरली 3 के साथ, क्या 3 1 के पास जा सकता है? नहीं। क्या 3 4 के पास जा सकता है? बिल्कुल। 3 4 से भी छोटा है, 3 5 से भी छोटा है। फिर क्या 4 1 से छोटा नहीं है, 4 4 से भी छोटा नहीं है, 4 5 से छोटा है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे जाएगा। फिर 5 की बारी, क्या 5 1 4 5 किससे भी छोटा है? नहीं है, इसलिए इतना ही छोड़ देंगे। तो अब देखिए इसी में सारी चीजें एक बार हम दोबारा से लिख लेते हैं, जैसे कि जो क्या क्या थी। ये 4 एलिमेंट्स डोमेन के एलिमेंट्स कहलाएंगे, ये 2 एलिमेंट्स रेंज के एलिमेंट्स कहलाएंगे, और ये पूरा का पूरा सेट कोडोमेन कहलाएगा। बस एक क्वेश्चन में सारी की सारी चीजें आ गई। आई होप इससे आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है इस एक्सरसाइज में। इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है जो कि है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। हालांकि इसके बारे में कुछ ऐसा सच है नहीं बुक्स में, इतना ही जितना मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, 1-2 क्वेश्चन हैं। फंक्शंस में इनवर्स फंक्शंस बिल्कुल हैं, वहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इन्वर्टिबल फंक्शंस भी हैं। हालांकि वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि सिलेबस में से कट गया है बोर्ड के, फिर भी आपको आना चाहिए इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में। फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, उसके आगे भी काम पड़ता है उनका। तो अभी के लिए एक छोटा सा टॉपिक है जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि है आर इनवर्स का। एक रिलेशन को इनवर्स कब कहेंगे, या फिर उसे लिखेंगे कैसे इनवर्स फॉर्म में। तो ये थोड़ा सा व्हाइट कलर में था, इसलिए मैं इसको ब्लैक कलर कर रहा हूँ। सिंपल से बस इतनी सी बात है, ए कॉमा बी अगर रिलेशन में आता है, आई रिपीट, ए कॉमा बी अगर रिलेशन में आता है तो इसका उल्टा आर इनवर्स में आएगा। इनवर्स करने का मतलब ही क्या है, जो डोमेन है उसको कोडोमेन बना दो, और जो कोडोमेन है उसको डोमेन बना दो। बस इतनी सी बात है। एक यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ए एक सेट है जिसमें शुरू के 10 नेचुरल नंबर आ रहे हैं, और रिलेशन को कुछ इस तरीके से लिखना है, रिलेशन को कुछ ऐसे लिखना है कि जिसमें ये ऑर्डर्ड पेयर बने, ए और बी दोनों ए से आए, मतलब जो ये रिलेशन है वो क्या है, ए क्रॉस ए पे है, मतलब ए से ही चलना है, ए पे ही खत्म होना है, ए ही डोमेन ए ही कोडोमेन, इस तरीके से। ये कंडीशन है, जो इसको फुलफिल करेगा वो कपल बनेगा, वो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। एट लास्ट आर इनवर्स निकालना है। आर इनवर्स निकालना इतना टफ नहीं है, आप सिंपल आर निकालिए, मतलब आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, दैट्स इट। आप उसको उल्टा कर देना बाद में, वही आंसर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, आर इस जो पर्टिकुलर कंडीशन है इसको लिख लेंगे। यहां पर लिखा है शुरू के 10 नेचुरल नंबर ही पिक कर सकते हैं बस खाली, मतलब, और ए और बी दोनों ए ही होने चाहिए। इसका मतलब ए भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और बी भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो वापस से वही चीज जैसे 9th 10th के बच्चे करते हैं, जैसे हम भी हर क्वेश्चन में कर ही रहे हैं कि 2b = 10 - a एंड b = 10 - a/2। ऐसा क्यों लिखा? ऐसा लिखने से हमको ये फायदा है कि ए में मैं नेचुरल नंबर डालूंगा, माइनस करूंगा, डिवाइड 2 से करूंगा, तो मेरे को पता चलता रहेगा आसानी से कि वो नेचुरल नंबर आ भी रहा है नहीं आ रहा है। लाइक मैं सबसे पहला जो नेचुरल नंबर है अगर वो पिक करूं तो a 1 होना चाहिए, बट अगर मैं a को 1 रखता हूं तो 9/2 हो जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए 1 नहीं रख सकते हैं। जब 1 नहीं रख सकते तो फिर 2 रख सकते होंगे, बिल्कुल 2 रखेंगे तो 8 और तो 4 बनेगा। अब इसी तरीके से नंबर बढ़ाते हैं, 3 फिर 4 अगर रखते हैं a में तो 4 पे 6 तो फिर 3 बनेगा, फिर 5 नहीं रख सकते हैं, फिर 6 पे 4 तो फिर 2 बनेगा, फिर 7 रखिए 3/2 नहीं रख सकते हैं, 8 रखिए 8 पे 2/2 1 बनेगा, एंड 10 तो 0 वो भी नहीं रख सकते। इसका मतलब अगेन 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें भी। अब हमें आर इनवर्स लिखना है, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा इसी में, 4, 2, 3, 4, 2, 6
एंड 1,8। बस। तो ये टॉपिक बताने का बस इतना सा वो था, मोटिव था कि आपको भी एक आइडिया आ जाए कि आर इनवर्स लिखते कैसे हैं, डोमेन को कोडोमेन और कोडोमेन को डोमेन बनाना है, बस इतनी सी बात है। सो नाउ अब हमने क्लास 11th के जो भी टॉपिक्स थे, रिलेशंस या फिर सेट से रिलेटेड सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो सारे के सारे टॉपिक्स हमने देख लिए हैं और जो उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स थे वो हमने करे हैं। अब जो टॉपिक हैं वो सारे के सारे हैं क्लास 12th के। अभी तक जो हम कर रहे थे वो थे सारे के सारे क्लास 11th के। क्लास 12th में जो टॉपिक हैं वो हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के, जैसे कि अभी हम आगे ये सारी चीज़ें देखेंगे, लाइक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम इस वाले स्लाइड में देखेंगे। आगे के जो लेक्चर्स होंगे हम उनमें और ज़्यादा क्वेश्चन जो कि इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे, वो देखेंगे। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो खाली इसी चीज़ पर है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन और इनसे रिलेटेड एक या दो एग्जाम्पल बस। जो सबसे पहले हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जिसमें कि जो सबसे पहला रिलेशन है वो है एम्प्टी रिलेशन। देखिए मैं अपनी साइड से जितने भी रिलेशंस हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है हम उनको डिस्कस कर लेते हैं पेपर में, लेकिन जो आते हैं वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, वो तीन ही आते हैं, इसलिए हम इनको भी कर लेते हैं, क्या पता है एमसीक्यू में या फिर किसी और तरीके से पूछ लिया जाए बोर्ड में। सबसे पहले है एम्प्टी रिलेशन। खाली रिलेशन क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, एक ऐसा रिश्ता जो कि खाली हो, मतलब जो होए ना, जो एग्जिस्ट ही ना करता हो। अगेन फिर वही वाली बात है, जब हमने अभी दो सेट्स लिए थे जिसमें हमने 1 और 2 एलिमेंट लिया था और बी में हमने कहा ए और बी, हमने कहा ये दो लड़के हैं, दो लड़कियां, इनके बीच में कोई आपस में बात नहीं करता है, तो कोई रिश्ता भी एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे टाइम पर जो एक रिलेशन जो बनेगा वो बनता है फाई। वो फाई भी कैसे बना? क्योंकि हमने सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाला था, फिर हमने इसके अंदर 4 एलिमेंट्स लिखे जिसको हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला, फिर हमने इसके सबसेट्स लिखने शुरू करे जिनको हमने नाम दिया रिलेशंस का, R1, R2, R3। फिर हमने लास्ट में आते आते R15 और R16, ये जो दो रिलेशंस बोले इनमें एक था खाली जो कि एम्प्टी है, वॉइड है, और एक है ये पूरा का पूरा A क्रॉस B। तो बेसिकली ये जो दो रिलेशंस हैं इन दोनों को आप याद रखिए, बाकी 14 तो लिख ही सकते हैं। तो जो एम्प्टी है वो भी तो एक किस्म का रिलेशन ही है जो कि हर टाइम एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। जब भी आप दो सेट्स लेंगे उनके बीच में एम्प्टी रिलेशन आएगा ही आएगा। इसी तरीके से जो दूसरा रिलेशन है जो आएगा ही आएगा वो कौन सा है? टोटल वाला। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हर नंबर के, लेट्स से 5 एक नंबर है, इसके दो फैक्टर तो हैं ही, 1 और 5। आप चाहे कोई भी नंबर लीजिए एक्सेप्ट 1, हर किसी के आपको दो फैक्टर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, एक 1 और एक वो खुद, जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी है। सेम उसी तरीके से कोई भी आपने ए से लेकर बी तक या ए से लेकर ए तक आपने कोई भी रिलेशन बनाया तो आपको 5 और एक टोटल, ये दोनों रिलेशन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। एक एम्प्टी कहलाएगा और एक यूनिवर्सल कहलाएगा। तो यूनिवर्सल रिलेशन भी एक टाइप का रिलेशन है। बाकी सारे उनका तो कोई टाइप ऐसा है नहीं, तो उनको तो लिखेंगे ही, बट इन दोनों का नाम भी हमें याद रखना है। उसके बाद है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी से पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज है जो कि है ट्रिवियल रिलेशंस, ये बताता हूं ये क्या है। देखिए कई बार ऐसा बुक में आपको देखने को मिलेगा, ये लिखा है ट्रिवियल। ट्रिवियल रिलेशंस का मतलब है एक फाई और एक अल्टीमेट जो फाइनल है, आप इन दोनों को निकाल दीजिए। अगर आप इन दोनों को एक साथ बोलना चाहते हैं तो आप इनको नाम देंगे ट्रिवियल रिलेशन का, और अगर आप इन दोनों को निकाल देते हैं तो जो बचे हुए होंगे रिलेशंस वो क्या कहलाएंगे फिर? नॉन ट्रिवियल रिलेशंस। ये लीजिए, तो किसी भी रिलेशन में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं? 2 की पावर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बट अगर नॉन ट्रिवियल रिलेशंस पूछे जाएंगे तो इन दो को हटाएंगे, तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, लेट्स से NA इंटू NB एंड देन -2, 2 को माइनस कर देंगे, तब आ जाएंगे नंबर ऑफ ट्रिवियल रिलेशंस, नॉन ट्रिवियल रिलेशंस आई मीन। इसी तरीके से प्रॉपर सबसेट है। इसका क्या मतलब है प्रॉपर सबसेट का? अगर एक भी एलिमेंट कम होता है, एक भी, एटलीस्ट 1 की बात कर रहा हूं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट अगर एक भी एलिमेंट कम होता है, किस में? जब हम A क्रॉस B निकालेंगे, जब हम उनके सबसेट्स लिखेंगे
एक भी एलिमेंट अगर कम है तो हम उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। जैसे कि मान लीजिए ए में 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं और बी में हमारे पास 1 and 2 है। छोटी सी बात है, ये इसका एक सबसेट है, तो बी जो है वो ए का क्या है, अभी प्रॉपर सबसेट है। तो इतनी सी बात है कि जो अगर टोटल वाला अगर हम हटा दें, मतलब अगर मैं इसके रिगार्डिंग में बात करूं, अगर मैं टोटल वाला हटा दूं, टोटल वाला मतलब अगर मैं यूनिवर्स को हटा दूं तो वो क्या बन जाएगा बाय डिफॉल्ट, अगर मैं इसे हटा दूं तो वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट्स कहलाएंगे। इतनी सी बात है। मतलब जैसे कि हमने लेट्स से एक मैं रिलेशन से एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उससे शायद ज़्यादा समझ में आए। लेट्स से हमने एक रिलेशन बोला जिसमें कि हमने 1 2 2 3 हमने इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स लिख दिए। अब जो प्रॉपर सबसेट्स होंगे, जब हम इसके रिलेशन बनाएंगे, लाइक हम जब R1 R2 इस तरीके से हम बनाएंगे सारे के सारे, तो अगर हम टोटल वाला छोड़ दें, अगर हम जो फाइनल वाला है, ये तो हो गया किसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, A क्रॉस B नाम दे दिया इसका, तो इसके अंदर से हमने सारे के सारे फेच कर लिए। हो सकता है ये 2 के पावर में कितने भी निकल के आ सकते हैं, लेकिन अगर इसमें से आप जो फाइनल वाला है, जो A क्रॉस B ही होगा खुद, अगर आप वो हटा देते हैं तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे दो नोटेशंस का यूज करते हैं बुक्स में जनरली, कौन कौन से, A इज अ सबसेट ऑफ B लेट्स से, एंड A इज अ सबसेट ऑफ B। ये दो नोटेशंस का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि A B के बराबर भी हो सकता है, इसका मतलब है A B के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि A B का प्रॉपर सबसेट है। इस तरीके से हम अगर मतलब ये जस्ट एक मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हम A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B और इसका मतलब है A इज द सबसेट ऑफ B, जो कि उसके बराबर भी हो सकता है। ओके, नाउ एट लास्ट वी हैव आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा रिलेशन है, जिसमें कि जैसे लेट्स से A नाम दिया हमने सेट का, 1 1 2 2 3 3 इस तरीके के रिलेशन। इसका क्या मतलब हुआ, जो खुद की इमेज खुद ही पे दिखा दें। मतलब लेट्स से 1 की इमेज अगर मुझे 1 ही चाहिए, 2 की इमेज मुझे 2 ही चाहिए, 3 की इमेज 3 ही चाहिए, इस तरीके से जो रिलेशन इस्टेब्लिश होते हैं वो कहलाते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, उसकी पहचान। मैंने 1 की पहचान 1 है, 2 की पहचान 2 है, इस तरीके से जो उसकी खुद की पहचान उसी को दिखा दे वो कहलाते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ग्राफिकल सेंस में ये एक ऐसी लाइन है जो y इक्वल टू एक्स की लाइन है, तो y इक्वल टू एक्स की ऐसी लाइन है जो कि इस रिलेशन को फॉलो अप करती है। नाउ अब है हमारे पास जो कि क्लास 12 का टॉपिक है और जहां से कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। इसमें सबसे पहले क्या चीज है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये है जो सबसे पहला रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव का मतलब है, एज्यूम करिएगा, लेट A बिलोंग्स टू A। ये कैपिटल A क्या है, एक सेट है कोई भी जहां से कि आपको एलिमेंट्स पिक करने हैं, और ये A क्या है, ये वो छोटे 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 एलिमेंट्स हैं, ये सेट है, ये उसके अंदर के एलिमेंट्स हैं, ये बिलोंग्स टू A। लेट A बिलोंग्स टू A, देन अब ये जो A बिलोंग्स टू A है ये सब A के लिए है, तो इसमें यहां पर आप लेट की जगह, या फिर आप अगर मैं इस लेट को हटा भी दूं, आप लेट भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पर अगर आप लेट से अगर ये भी लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फॉर ऑल। आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, देयर एग्जिस्ट A कॉमा A बिलोंग्स टू R। इसका क्या सेंस बना, मतलब जितने भी एलिमेंट्स इस A सेट में हैं, मतलब A सेट में 1 2 3 4 इस तरीके से होंगे, ये A जो है ये भी A है, ये सारे A हैं। अगर रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब मिल जाए तो उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब अगर आपके पास रोस्टर फॉर्म में चीज लिखी गई है, रोस्टर फॉर्म में आपका रिलेशन है, फिर तो बहुत आसान है। आप देखेंगे 1 सेकंड लगता नहीं है बताने में, बहुत आसानी से बता भी सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है
तो फिर आपको सेट बिल्डर फॉर्म से ही फैच करना पड़ेगा कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं हो सकता है आप उसमें रोस्टर फॉर्म में लिख पाएँ, अगर आप लिख पाए फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो आपको देख के पता चल जाएगा। अगर नहीं लिख पाए तो फिर हम लोग उसे सेट बिल्डर फॉर्म से ही फैच करेंगे डायरेक्टली। तो ये डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। फॉर ऑल जितने भी एलिमेंट्स ए सेट में आएंगे उनके खुद के साथ इमेज मिलनी चाहिए उस रिलेशन में। तो ए आर ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाउ दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक का मतलब क्या है? लेट यहां पर लेट लिख रहे हैं, यहां पे फॉर ऑल नहीं है। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। हमने ए कॉमा बी माना रिलेशन में है। देन अच्छा ये जो ए और बी आएंगे वेयर ए बी बिलोंग्स टू, ये सेट पे से ही आएंगे है ना, पहले वाले सेट में से। अगर ए टू है, अगर ए टू बी है रिलेशन या कुछ और है तो फिर बी उस हिसाब से सेट कर लेंगे। ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए? उस रिलेशन में आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वो रिलेशन सिमेट्रिक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने एक रिलेशन बोला 1 to 2 1, हमें यह बताना है क्या यह सिमेट्रिक है या नहीं है। तो कैसे हम इमेजिन कर सकते हैं? जैसे कि 1 2 है तो उसका ऑपोजिट भी है, 2 1 है तो 1 2 भी है। यस, यह एक सिमेट्रिक रिलेशन है। हाँ, अगर इसमें आप एक एलिमेंट और ऐड कर देंगे यहाँ पर, लेट्स से 1,3 और बस इसे यहीं पे छोड़ देंगे, तो ना अब आप देख पाएंगे कि 1,3 की कोई काउंटर नहीं मिल रहा है, 3,1 नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अगर अब इसको देखेंगे पूरे के पूरे सेट को तो अब आंसर हो जाएगा नो। बहुत सिंपल सा है। आपके पास अगर एलिमेंट है मतलब कपल है और उसका उल्टा भी है तो बात ठीक है, सिमेट्रिक है, नहीं है तो नहीं होगा। इसी तरीके से जो लास्ट है तीसरा है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशंस कौन से होते हैं? जैसे कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी रिलेशन में आना चाहिए एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन में आना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है दोनों, दीज टू कंडीशन मस्ट बी ट्रू। ये मैंने लिख भी दिया है, दीज टू कंडीशंस मस्ट बी ट्रू। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ये दोनों ट्रू होती है तब के लिए है बस ये बात। अगर इसमें से ये ट्रू होती है लेट्स और ये है ही नहीं, अगर ये कंडीशन स्टेब्लिश नहीं हुई, लेट्स से आई एम जस्ट सेइंग कि मान लीजिए ये मिला ही नहीं आपको बी कॉमा सी उस रिलेशन में, तब भी आप उसको ट्रांजिटिव कहेंगे। मतलब इतने से बात है कि पहले आपको ये कंडीशन को ट्रू करवाना पड़ेगा इन दोनों को, जब ये होगा उसके बाद आप चेकिंग शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको ये मिला ही नहीं और आप चेक करने बैठ गए, नहीं, ये दीज टू कंडीशन मस्ट बी ट्रू, ये होना ही होना चाहिए। तो ये थे 3 टाइप के रिलेशंस। बस डेफिनेशन आसान है, लिखने में भी आसान है, मतलब जो सारा का सारा गेम है वो क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है वो है। और एक जो छोटी चीज़ है जो याद रखनी है वो ये है कि अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आया, लेट्स से मान लीजिए ये एक ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ये तीनों है मान लीजिए। अब क्योंकि ये तीनों है इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, वो अभी हम स्लाइड पे देखेंगे। क्योंकि ये तीनों की तीनों बातें सही हैं, तो जब चीजें सही होंगी सारी तब हम डेफिनेशन देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पर लिख लेना। अगर सही है सारी चीजें तो डेफिनेशन देंगे, और अगर गलत है तो फिर काउंटर एग्जांपल देंगे। इसको बिल्कुल याद रखिए, बोर्ड में 5 में से 5 मार्क्स के लिए। अगर कोई लाइन सही है, मान लीजिए आपको ये पता चल चुका है, जब क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप उसको कम से कम 1 मिनट का समय तो देंगे ही, देखेंगे, एनालाइज करेंगे क्या वो रिफ्लेक्सिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो हो रहा है, आपके देखने से ही आपको पता चल रहा है हो रहा है, आई एम जस्ट सेइंग हो रहा है,
तो डेफिनेशन देंगे। और अगर वो नहीं हो रहा होगा रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब आपके माइंड में कोई ऐसा एग्जाम्पल जरूर आ गया होगा जिसकी वजह से वो नहीं हो रहा होगा, तो आप वो एग्जाम्पल लिखेंगे। बात इतनी सी है, जब चीजें सही होंगी तो डेफिनेशन, मतलब आपको इंग्लिश में ABCD XYZ की फॉर्म में लिखना है। जब चीजें गलत होंगी तो आपको नंबर की फॉर्म में 1 2 3 4 5 इस तरीके से बताना पड़ेगा गलत क्यों है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। अब एक छोटा सा जो ये एक टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन, ये क्या कहता है, इतना सा है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई एक भी मिस करता है तो उसे इक्विवेलेंस नहीं कहेंगे। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो लिखा हुआ आएगा कि चेक करिए, 99% टाइम्स ऐसा ही होता है, पेपर में लिखा हुआ आएगा कि चेक करिए जो रिलेशन आपको दिया गया है क्या वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। बिकॉज अगर पेपर में इस तरीके से अगर क्वेश्चन आते हैं लिखे हुए तो अब आपको तो पता चल ही गया ना कि इक्विवेलेंस है। अब तो फिर आप अपना माइंड उसी हिसाब से लगाएंगे कि आप डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, आप सोचेंगे ही नहीं कि ये गलत भी हो सकता है। तो पेपर में हो सकता है कि इस तरीके से ना आए लिखा हो, तो आपको खुद से सोचना है। ओके, तो इसी क्वेश्चन पे दोबारा से आते हैं। इसमें है, बस ये बात याद रखना, सही है तो डेफिनेशन देंगे और गलत है तो काउंटर एग्जांपल देंगे। ओके, सबसे पहले इसमें यह बोला है एक रिलेशन है जो इस सेट पर डिफाइंड है, तो हमें हमेशा एक सेट मिलेगा हर क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में हमको एक सेट मिलेगा जो कि इस तरीके से गिवन होगा। सेट तो हमने लिख दिया है 1 2 3 5, हो सकता है कुछ और भी हो सकता है इनफाइनाइट सेट हो, इंटीजर, नेचुरल नंबर, अभी के लिए छोटा है, आसान है। फिर एक रिलेशन गिवन होगा R, जिसमें वो कपल्स आएंगे, माने वो ऑर्डर पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। क्या कंडीशन है कि मॉड A माइनस बी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। दो चीजें हो गई, हमें प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस है। प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं रिफ्लेक्सिव। ये लीजिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था, लेट ए बिलोंग्स टू ब्ला 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 ब्ला, वो सारी चीजें, बट वो सारी चीजें तब अच्छी हैं जब ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हो। 5 एलिमेंट्स हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखना टफ बिल्कुल नहीं है, बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। बट अगेन मैं इस एक क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म से नहीं करवा रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर हो सकते हैं 50 एलिमेंट्स आ जाते, हो सकता है यहाँ पे इंटीजर आ जाता, हो सकता है नेचुरल नंबर आ जाता, तो मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव से करवा रहा हूँ, उसी तरीके से करेंगे तो आपको भी इजीली समझ आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव कहता है लेट ए बिलोंग्स टू ए, हम भी वही लिखेंगे। आप कोई भी नंबर उठा लीजिए 1 2 3 और 5, अपने माइंड में इमेजिन कर लेना, देन a माइनस ए 0 है एंड 0 इज इवन, क्योंकि 0 के बाद 2 तो वो भी इवन नंबर है, -2 मतलब 0 के बाद 1 ऑड है, तो इसलिए 0 को हम इवन ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। 0 एक इवन नंबर है, क्योंकि 0 एक इवन नंबर है, इसका मतलब जो a, a है, या फिर हम 1, 1, 2, 2, 3, 3 कुछ भी कहिए, वो सारे के सारे इस रिलेशन में आने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि इस रिलेशन में कौन आएगा, जो माइनस करने के बाद इवन होगा। यहाँ माइनस करने के बाद खुद का नंबर 0 आ रहा है, 0 एक इवन नंबर है, क्योंकि ये लाइन ट्रू है। सो आई कैन से a, a बिलोंग्स टू द रिलेशन। बस इतनी सी बात है, एक नंबर का है ये पहले हमने एक एलिमेंट इमेजिन करा, ये सबके लिए ट्रू है। ये ऐसा नहीं है कि मैं पहले इसकी रोस्टर फॉर्म लिखूंगा उसके बाद शुरू करूंगा, नहीं, ये सभी के लिए ट्रू है। आप a बिलोंग्स टू a इस तरीके से इमेजिन करिए, इनडायरेक्टली स्टार्ट हो जाइए। यहाँ पर फिर चाहे इंटीजर्स होते चाहे नेचुरल नंबर, ये हर तरीके से काम कर रहा होता। ओके, इसके बाद इसी में दूसरा है जो कि वो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कैसे दिखाएंगे, सिमेट्रिक के लिए कैसे बोलेंगे, लेट a, b बिलोंग्स टू द रिलेशन। अगर a, b रिलेशन में आ रहा है, इस लाइन का क्या सेंस है, इस लाइन का ये सेंस है कि मॉड a माइनस बी क्या हो रहा होगा, इवन हो रहा होगा। अगर मॉड a माइनस बी इवन है तो छोटी सी बात है, मैं इसको मैथमेटिकली लिख रहा हूं,
ये ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप मैथमेटिकल लिखें रादर देन इंग्लिश में, कई बार उसमें गलतियां हो सकती हैं। अगर ये इवन है, इस लाइन का यह मतलब है कि मॉड ए माइनस बी क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा, 2m 2n कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। मतलब जब आप इसको माइनस करेंगे तो वो कुछ 2 के टेबल में ही आ रहा होगा, m एनी नेचुरल नंबर। जब मॉड हटता है तो दूसरी साइड पे क्या बन जाता है, प्लस माइनस बन जाता है। अगर आप इतना लिख सकते हैं एग्जाम में बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख सकते हैं तो अगर आप पेपर में डायरेक्टली भी इसको अगर इस तरीके से उल्टा करके लिख देंगे, मॉड b माइनस ए, ये लीजिए, अगर आप इसको डायरेक्टली भी इस तरीके से लिख देंगे तो भी कोई टेंशन इसमें नहीं होगी, क्योंकि आप चाहे ऐसे लिखे मॉड में तो सारी बातें सेम ही है, पॉजिटिव ही आता है नंबर। और इसे उल्टा करके मॉड b माइनस ए इज इवन, मतलब हमने इस लाइन को ये बोला, इस लाइन को ये बोला, अब हम उल्टा चल रहे हैं दोबारा से, अब हम इस लाइन को ये बोल रहे हैं, इस लाइन को ये बोल रहे हैं, मतलब उल्टा अगर आप नोटिस करेंगे तो इट मीन्स b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, इस तरीके से। ये बहुत सिंपल है, आपने सबसे पहले a कॉमा बी को r में एज्यूम करा, इसका यह मतलब था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप अगर इन दोनों लाइंस को अभी के लिए छोड़ भी देंगे एग्जाम में और डायरेक्टली ये भी कर देंगे तब भी मार्क्स मिल जाएंगे इसके 1 नंबर, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है। नाउ अब एट लास्ट जो हमारे पास है वो है इसमें यहीं पे हम थोड़े चेंजेस कर देते हैं। एट लास्ट जो हमारे पास है वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है, उसमें भी सेम चीज, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r। हम इसी तरीके से इमेजिन करते हैं, ये कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। अब देखते हैं, इस लाइन का मतलब है मॉड a माइनस बी इज इवन, और इस लाइन का मतलब है मॉड b माइनस सी इज इवन। अगर हम इन दोनों को ऐड अगर डायरेक्टली भी कर लेंगे तो भी गलत नहीं है, बट मैं स्ट्रिक्टली अभी के लिए मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी को फॉलो कर रहा हूं, तो यहां पर मैं लिखूंगा a माइनस बी इज इक्वल टू 2m, और हम यहां पर लिखेंगे मॉड b माइनस सी इज इक्वल टू 2n। हमने इस तरीके से लिख दिया, ये m का कुछ मल्टीपल होगा, वो n का कुछ मल्टीपल होगा, नॉट अ बिग डील। मॉड जब हटता है तो दूसरी साइड पे प्लस माइनस बनता है, और यहां पे भी जब मॉड हटेगा तो दूसरी साइड पे प्लस माइनस बनेगा। अब अगर आप नोटिस करेंगे, मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा। यहां से b से b कैंसिल, a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 मैंने कॉमन ले लिया, ये इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। सो a माइनस सी इज नथिंग बट प्लस माइनस 2p, लेट्स से प्लस माइनस इधर हटके मॉड में आ जाएगा 2p। देखिए हम वही लाइन पर आ गए, यही लाइन है एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं a माइनस सी इन मॉड इज इवन, ये इवन है। अब उसके बाद इस मीन्स a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, ये लीजिए। अब जो मैंने इतना सब कुछ करा है, अगर किसी को समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, इसको करना भी ऐसे ही चाहिए एक्चुअली में। बट इन एनी केस नहीं आया समझ में तो पेपर में आप कितना करेंगे कि आपको 2 नंबर तो फिर भी मिल जाए, एटलीस्ट टीचर नंबर तो ना काट पाए, तो कितना करेंगे आप ये लाइन और ये लाइन, ये 2 तो लिख ही देना। ये तीसरी लाइन आप छोड़ सकते हैं, चौथी लाइन, ये सारी लाइन्स आप मिस भी कर सकते हैं, इसमें कोई बिग डील नहीं है। आप इन दोनों लाइन्स के बाद डायरेक्टली a माइनस बी और b माइनस सी, आप इनके बाद डायरेक्टली इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो कोई टेंशन नहीं है। आप अगर इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देंगे एग्जाम में, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ, इन एनी केस अगर आप पेपर में नहीं कर पाए तब के लिए है ये। आप अगर ऐसा कर देंगे मॉड a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इवन, डायरेक्टली इन दोनों लाइन्स के बाद, तो भी डायरेक्टली आप बोल सकते हैं मॉड a माइनस सी इज इवन। ये लेकिन सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिनको ये समझ ना आ रहा हो। बट आई होप आप अगर फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे हैं तो आपको लिखना चाहिए, समझना चाहिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
कोई इतना भी टफ नहीं है ये, बट मैं जस्ट आपको अंदर की बात बता रहा हूँ बोर्ड की, कि अगर आपसे कुछ भी ना हुआ तब आप कितना लिख कर आएंगे कि एटलीस्ट आपको 1.5-2 नंबर तो फिर भी मिल जाए, हालांकि मिल ही जाएंगे जब आप ये भी लिख देंगे तो। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। एंड सिंस द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों है ये, इसलिए इसे हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल पेपर पर्सपेक्टिव से भी और वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टली पहला ही क्वेश्चन बोर्ड का उठाया है, ये सिर्फ इसलिए ताकि आपको लिखना आ सके कि लिखते कैसे इन क्वेश्चंस को। इसके बाद हम बहुत सारे अजीब गरीब क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, बट अभी के लिए 1-2 क्वेश्चन बस हम ऐसे ही पिक कर रहे हैं। तो ओके, ये एक लास्ट क्वेश्चन आज का, और फिर उसके बाद होमवर्क चलेंगे। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, सेम सिमिलर बिल्कुल वही है, पिछले वाले ही क्वेश्चन के जैसा है। एक रिलेशन है a माइनस बी जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 5 से। पिछले वाले क्वेश्चन में 2 था, ये मान लीजिए इसमें 5 है, इतनी सी बात है और कुछ नहीं। इंटीजर्स, पिछले वाले में 1 2 3 4 5 था, तो सबसे पहला काम है एलिमेंट्स उठाने कहाँ से, और फिर r क्या है। हर क्वेश्चन में ये 2 चीजें पता होनी चाहिए, बस बात खत्म। a माइनस बी जो है वो डिवाइड होना चाहिए 5 से, एंड a कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये लीजिए, ये है क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या है, वही रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को कैसे प्रूव करेंगे, लेट a, बस वही लेट a बिलोंग्स टू a। अब a सेट तो नहीं है यहाँ पर, तो z नाम से है, तो इसलिए हम भी यहाँ पर z का ही जिक्र करेंगे। लेट, मैंने एलिमेंट उठाया z, कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 5 कुछ भी। देन a माइनस a कितना आ रहा है, मैं वापस इसी कंडीशन पे जा रहा हूँ, 0 आ रहा है। क्या 0 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। और आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, अगर इस तरीके से नहीं लिख सकते तो 0 इज डिविजिबल बाय 5। ये लीजिए, 0 5 से डिविजिबल है, सो a कॉमा a बिलोंग्स टू द रिलेशन। इस तरीके से लिखेंगे, बहुत सिंपल है ये। इसी में अगर सिमेट्रिक प्रूव करेंगे तो कैसे करेंगे, सिमेट्रिक के लिए लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू द रिलेशन। देन इस लाइन का क्या मतलब है कि a माइनस बी जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 5 से। ये है इंग्लिश में। इसी को अगर आप थोड़ी मैथमेटिकल टर्म्स में लिखेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू 5m, कुछ ऐसा बोलेंगे, 5 का मल्टीपल में आना चाहिए ना वो भी। इसका मतलब अगर आप b माइनस a करते हैं तो वो भी 5m ही होना चाहिए, बस विद अ नेगेटिव साइन। डिवाइड तो होगा ना, चाहे भले ही पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बट डिवाइड तो हो जाएगा। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि b माइनस a इज डिविजिबल बाय 5। ये लीजिए, और इसका मतलब है b कॉमा a बिलोंग्स टू r। देखिए हम इतने लंबे तरीके से क्यों लिख रहे हैं इसे, इसका एक सिंपल सा रीजन है। पेपर में आप कई बार कोई लाइन भूल जाते हैं जब इसके क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्व करने वाला तो कुछ है नहीं, लिखने वाला है सारा का सारा। तो अगर इतना हम ज़्यादा लिखेंगे पेपर में, अगर आप एक लाइन भूल भी गए जस्ट इन केस, तो भी आपको फुल मार्क्स मिल सके। अभी के लिए थोड़ा बोरिंग लगे, हो सकता है कोई टीचर आपको यही क्वेश्चन 2 लाइन में भी करवा दे, बट अभी के लिए हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिसिंग करें, ताकि हमको आदत बन जाए और हमारा 5 नंबर तो कहीं ना जाए। अब इसके बाद इसको हेंस सिमेट्रिक लिख सकते हैं। ये लीजिए, एंड द लास्ट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, वही लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r। मैंने दोनों रिलेशंस 2 ऑर्डर्ड पेयर उठाए। इस लाइन का मतलब है a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, एंड इस लाइन का मतलब है b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5। आप खुद नोटिस करेंगे ना, अगर मैं इन दोनों को भी ऐड भी कर दूंगा डायरेक्टली तब भी काम बन जाएगा। मतलब आप खुद से नोटिस करिए कि चलो थोड़ा सा आसान भी लिखवाता हूँ। 2 नंबर हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे थे, मान लीजिए एक 15 एक 20 है, आपने ऐड करा 35 आया, तो वो भी तो 5 से ही जाएगा। तो सेम आप यहाँ पर भी अगर कर देंगे
तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, दो नंबर है जो डिवाइड हो रहे हैं 5 से, तो उन्हें ऐड करने के बाद भी वो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। देखिए मैं इस तरीके की बात कर रहा था, पिछले वाले क्वेश्चन में ये भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने इतना लेंथी करा, ये भी कर सकते हैं। बी से बी कैंसिल, सो a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5। अब इसी चीज को दोबारा से जैसे इसको ये लिख सकते हैं, सो a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। ये बहुत सिंपल तरीका है, इसमें कोई ज़्यादा लेंथी मेथड अप्लाई नहीं किया हमने इसमें ज़्यादा मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज का यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट इंग्लिश में ही लिख दिया। तो आप बोर्ड में भी ये चीज़ करके आ सकते हैं। और इस लाइन का सेंस बना है कि हैंस द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, क्योंकि रिलेशन तीनों चीज़ें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इक्विवेलेंस रिलेशन है ये लीजिए। सबसे सिंपल टॉपिक था ये इक्विवेलेंस रिलेशन का, इसमें कुछ नहीं करना है। जो भी हमको क्वेश्चन आएगा हमें उसे पहले 1 मिनट तक देखना है, एनालाइज करना है। अगर वो हमें लग रहा है देखने के बाद कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, सही है, तो हम उसमें डेफिनेशन देंगे जिस तरीके से हम दे ही रहे हैं। बट अगर हमें लगेगा कि वो गलत है, जब हम अगले लेक्चर में देखेंगे तो उसमें गलत होंगे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट, तो हम उनमें काउंटर एग्जाम्पल ढूंढेंगे। टाइम लगता है काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने में, ये क्वेश्चंस करने तो आसान है, काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने में टाइम लगता है, क्योंकि तब हमें गलत प्रूव करना होता है। तो हम ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन को एक गलत की नज़र से ही देखेंगे, हम यही मान के चलेंगे कि हर क्वेश्चन गलत है, हर क्वेश्चन में हमें काउंटर एग्जाम्पल ही देना है। जब नहीं मिल पाएगा तब हम कहेंगे कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं, एज अ होमवर्क आप इनको ट्राई कर सकते हैं। मैंने इनके आंसर्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, हालांकि इनको डिस्कस करने का कोई सेंस है नहीं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ही आसान क्वेश्चंस हैं। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट आता है तो वो पूछ सकता है। देयर आर सो मेनी वेज टू आस्क, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शंस हैं, बहुत सारी तरीके हैं। एक रिलेशन है जिसमें कि इस तरीके से कपल आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ये कंडीशन है, यहाँ से एलिमेंट्स आएंगे, डोमेन और रेंज बताना है। आंसर भी मैंने दिया है, पहले खुद से ट्राई करना, फिर उसके बाद आंसर्स को टैली करना। सिमिलरली इसमें भी वही है, b इज इक्वल टू मॉड a माइनस 1, एलिमेंट्स इंटीजर से आ रहे हैं, ये कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, इस तरह के कपल्स आ रहे हैं, ये मैंने आंसर भी लिखा हुआ है, डोमेन रेंज फाइंड करना है। एंड एट लास्ट सेम ही क्वेश्चन है, बस a प्लस बी इज इवन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल आ सकता है बोर्ड के लिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। शो करना है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है जेड में, पिछले साल के सैम्पल पेपर में भी था, वो भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है। सो बाय दिस नोट आई एम एंडिंग माई लेक्चर। अगर फिर भी कोई डाउट है, किसी भी तरह की क्वेरी है किसी भी रिलेशंस के क्वेश्चन में, जो हमने आज तक पढ़ा है अभी तक, डोमेन है, रेंज है, बेसिकली जो रिलेशन से रिलेटेड है, आप उनको पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, कमेंट सेक्शन है, मेल है, आप उनके थ्रू भी हमसे पूछ सकते हैं। बाकी जितना हमसे हो पाएगा हम उतना ही जल्दी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।